Hey, so hi everyone. Welcome back to this channel. So in today's video, I'm gonna discuss the three problem of weekly contest 414. That is problem B, C and D. This three problem was literally very awesome. और प्रॉब्लम बी तुम्हारा बाइनरी सर्च पे था मींस बी बाइनरी सर्च. नो आई एम जस्ट किडिंग. तो चलो हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम बी, देन वी विल मूव टू द प्रॉब्लम सी एंड देन डी. ठीक है. सो द प्रॉब्लम बी वाज मैक्सिमाइज स्कोर ऑफ नंबर्स इन अ रेंज. तो इस प्रॉब्लम में तुम्हें सिंपली बोल रखा है, सो लेट मी राइट इट हेयर. या तो इस प्रॉब्लम में तुम्हें सिंपली बोल रखा है कि मैं आपको रेंज ऑफ नंबर दूंगा. फॉर एग्जांपल हियर द रेंजेस स्टार्ट फ्रॉम द वैल्यू 6, 0 एंड 3 एंड द डिफरेंस इन द रेंजेस आर 2. तो इस प्रॉब्लम में तुम्हें सिंपली बोल रखा है कि आपके पास एन रेंज होंगे जहां यहाँ पे तुम्हारा एन है 3, तो मतलब तुम्हारे पास 3 रेंज होंगे. और रेंज का वैल्यू होगा तुम्हारा ए ऑफ आई या एस ऑफ आई जो भी बोलो, कोमा ए ऑफ आई प्लस डी, एंड दिस टू आर इंक्लूसिव. ठीक है. तो यहाँ पे अगर तुम इस रेंज को डिफाइन करोगे तो तुम्हारे पास जो पहला रेंज आएगा वो आएगा 6 प्लस 2 दैट इज 8. तो 6 से 8 तक तुम्हारा एक रेंज होगा. अगर सेकंड रेंज देखा जाए तो वो तुम्हारा 0 से लेकर 2 तक होगा. और थर्ड रेंज देखा जाए तो वो तुम्हारा होगा 3 to 2. ओके, 3 to 5 सॉरी. ओके. नाउ इन दिस प्रॉब्लम इट हैज बीन आस्क्ड दैट यू हैव टू फाइंड एन इंटीजर विच बिलोंग्स टू दिस रेंजेस. ठीक है. तो यहाँ पे तुम 3 रेंज है तो उसमें से तुम 3 इंटीजर पिकअप करो. एंड फाइनली यू हैव टू मैक्सिमाइज द मिनिमम डिफरेंस ऑफ एनी टू पेयर ऑफ इंटीजर. फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे 8 लेते हैं, बिकॉज दिस इंटीजर 8 कम्स इन द रेंज फ्रॉम 6 to 8. और यहाँ पे अगर हम लेते हैं तुम्हारा इंटीजर वैल्यू 0, बिकॉज ये 0 तुम्हारा 0 से 2 के बीच में आता है. एंड फाइनली यहाँ पे अगर हम लेते हैं 4, बिकॉज दिस 4 कम्स अंडर द रेंज ऑफ 3 to 5. Now you have to answer what will be the maximum value of the minimum difference of any two pair. तो यहाँ पे अगर डिफरेंस देखा जाए कोई सा भी दो पेयर का तो उसका वैल्यू आता है यहाँ पे. जैसे अगर तुम 8 और 0 का डिफरेंस देखोगे तो ये है 8. 0,4 का डिफरेंस देखोगे तो 4. और 8,4 का डिफरेंस देखोगे तो 4. तो इन सभी पेयर का डिफरेंस में जो मिनिमम डिफरेंस होगा उसे तुम्हें आउटपुट करना है और इसी चीज को तुम्हें मैक्सिमाइज करना है. सो लाइक दिस वाज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. आई होप तुम्हें समझ में आया होगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट. नाउ आई गोना मूव टू इट सोल्यूशन, लाइक कि तुम इस प्रॉब्लम को लाइक कैसे सोचोगे. ठीक है. तो सबसे पहले हम हमेशा बोलते हैं कि तुम्हें क्या निकालना है. यू हैव टू मैक्सिमाइज समथिंग. यहाँ पे क्या करना है, मैक्सिमाइज द मिनिमम डिफरेंस ऑफ एनी टू पेयर. उस चीज को मैक्सिमाइज करना है. तो जब भी तुम्हें मैक्सिमाइज करना हो या मिनिमाइज करना हो, यू हैव टू मैक्सिमाइज समथिंग. इसका मतलब क्या समझ रहे हो कि मिनिमम वैल्यू कहीं ना कहीं आ रहा होगा आंसर, उसी को तुमको मैक्सिमाइज करना है. जैसे अगर यहाँ पे तुम्हारा आंसर क्या आ रहा था 4, इससे क्या समझ रहे हो कि मे बी 1 के लिए आंसर बन रहा होगा कि मिनिमम 1 डिफरेंस तो हम बना ही सकते हैं, मिनिमम 2 डिफरेंस तो बना ही सकते हैं, मिनिमम 3 डिफरेंस तो बना ही सकते हैं, मिनिमम 4 डिफरेंस तो बना ही सकते हैं और मिनिमम 5 डिफरेंस नहीं बना सकते यहाँ इस टेस्ट केस के लिए. तो इसी चीज को तुम्हें मैक्सिमाइज करना है, इसी चीज को. तो जब भी तुम्हें किसी चीज को मैक्सिमाइज करना हो या मिनिमाइज करना हो तो वहां पे तुम एक नजर डालना बाइनरी सर्च. बाइनरी सर्च. अब हमेशा नहीं बोलने कि मैक्सिमाइज हो तो तुम बाइनरी सर्च ही सोचना, बिकॉज यार वहां पे डीपी भी लग सकता है, क्या पता वहां पे प्रायोरिटी क्यू भी लगा के तुम बना सकते हो. तो इट्स डिपेंड अपॉन द सिचुएशन. बट हम एक कंडीशन बोल रहे हैं कि जहां भी मैक्सिमाइज हो तो तुम एक नजर बाइनरी सर्च पे डालना कि क्या ये चीज को हम बाइनरी सर्च से बना सकते हैं. नाउ जब भी बाइनरी सर्च का बात आती है तो वहां पे तुम्हें मोनोटोनिक फंक्शन दिमाग में आना चाहिए. मोनोटोनिक फंक्शन दिमाग में आना चाहिए. नाउ व्हाट इज मोनोटोनिक फंक्शन भैया? मोनोटोनिक फंक्शन ये बताता है कि तुमको एक रेंज पता करना है कि अगर मेरा आंसर, अगर हम इस प्रॉब्लम के लिए बोले कि क्या हम मिनिमम डिफरेंस 1 बना सकते हैं, क्या हम मिनिमम डिफरेंस 1 बना सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि यार अगर मैक्सिमम डिफरेंस यहाँ पे 4 आ रहा है, 4 डिफरेंस बना सकते हैं तो 1 डिफरेंस तो बना ही सकते हैं. ऑब्वियस सी बात है. ठीक है. तो मिनिमम डिफरेंस 1 क्या बना सकते हैं? तो हाँ यार ट्रू है. क्या मिनिमम डिफरेंस 2 बना सकते हैं? तो हाँ यार अगर 4 डिफरेंस बना सकते हैं तो मिनिमम डिफरेंस 2 तो बनेगा ही बनेगा ना, तो बना सकते हैं, ट्रू है. क्या मिनिमम डिफरेंस 3 बना सकते हैं? हाँ यार ये भी बना सकते हैं, ये भी ट्रू है. क्या मिनिमम डिफरेंस 4 बना सकते हैं? तो हाँ यार ये भी बना सकते हैं, बिकॉज अभी हम दिखाए तुमको. क्या मिनिमम डिफरेंस 5 बना सकते हैं? तो यहाँ पे तुम्हारा कंडीशन आएगा कि नो, दैट इज फॉल्स. क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि यार तुम खुद सोचो, तुम यहाँ पे अगर 0 पिक करते हो, फिर यहाँ पे अगर तुम ये चलो यहाँ पे 5 पिक करते, क्योंकि यहाँ 0 5 तुम्हारा एक डिफरेंस 5 मान के चलते, तो फिर तुम्हारा मिनिमम डिफरेंस 5 बनाने के लिए इस 5 से तुम्हारा 10 बनेगा, तो यहाँ पे 10 पिक करना पड़ेगा. बट यहाँ पे 10 हम इसलिए नहीं पिक कर सकते क्योंकि ये 6 और 8 है जो तुम्हें इसी रेंज में पिक करना है. तो यहाँ से हमको दिखा कि मिनिमम डिफरेंस हम 5 नहीं बना सकते. ठीक है.
तो इसके लिए फॉल्स हो जाएगा। क्या मिनिमम डिफरेंस हम 6 बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि यार ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम 5 नहीं बना सकते हो तो 6 कहाँ से बनाओगे? तो फॉल्स। फिर 7 के लिए भी फॉल्स। तो यही चीज होता है मोनोटोनिक फंक्शन, यही चीज होता है मोनोटोनिक फंक्शन। और इसी मोनोटोनिक फंक्शन का हमको ये रेंज निकालना है, ये रेंज कि ये कहाँ तक ट्रू जा रहा है। 4 तक ट्रू जा रहा है, तो इसका आंसर होगा 4। समझे इस बात को? तो हम क्या सीखें कि कभी भी मिनिमाइज हो या मैक्सिमाइज हो तो मेरा एक नजर जाएगा बाइनरी सर्च। अब हम क्योंकि एक नजर बाइनरी सर्च पे लगा रहे हैं, तो वहां पे हम सबसे पहले पता करेंगे क्या मोनोटोनिक फंक्शन बन रहा है। नाउ आई गोना टेल यू कि तुम इस चीज को अब कैसे इंप्लीमेंट करोगे इजिली, कि मोनोटोनिक फंक्शन बन रहा है तो इस चीज को हम इंप्लीमेंट कैसे करेंगे इजिली। तो लेट मी शो यू कि सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे रेंज जो दिया था 603, इसे हम सॉर्ट कर लेंगे, इस चीज को हम सॉर्ट कर लेंगे। तो तुम्हारा ये सॉर्टेड वैल्यू बन जाएगा 0 3 6। तो इससे पता चल रहा है कि मेरा जो स्टार्टिंग रेंज है वो तुम्हारा 0 से लेकर 0 + 2 तक जाएगा। जो तुम्हारा सेकंड रेंज है वो स्टार्ट होगा 3 से एंटिल 5 तक जाएगा। और तुम्हारा जो उसके बाद वाला नेक्स्ट रेंज है वो तुम्हारा 6 से स्टार्ट होकर 8 तक जाएगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? अब तुम खुद सोचो कि यहाँ पे तुम कोई सा भी वैल्यू पिक करते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम वैल्यू 1 पिक किए, इस रेंज में हम वैल्यू पिक करते हैं 5, और इस रेंज में अगर हम वैल्यू पिक करते हैं 8, तो तुमको एक्चुअली में मिनिमम डिफरेंस तुम कैसे चेक करोगे? क्योंकि ये भी सॉर्टेड ऑर्डर में होगा, जी 1 5 8। बस तुम इस बात का ध्यान रखना कि जो तुम नेक्स्ट पिक इंटीजर कर रहे हो, मीन्स नेक्स्ट इंटीजर जो पिक कर रहे हो उसे हमेशा ग्रेटर रखना अपने प्रीवियस वाले से, ग्रेटर या इक्वल टू। ठीक है? ऐसा क्यों? क्योंकि यार तुम इसको लेस क्यों रखोगे? क्यों? इससे अच्छा तुम इसको कम नहीं कर दोगे उसे लेस रखने की वजह। तो हम मतलब ये समझे कि नेक्स्ट वैल्यू हमेशा हम प्रीवियस वैल्यू से ग्रेटर रखेंगे। अब तुम खुद बताओ कि तुमको बताना है कि मिनिमम डिफरेंस क्या बनेगा, किसी भी दो पेयर का मिनिमम डिफरेंस यहाँ पे क्या बन रहा है। तो तुमको पता है कि हर बार तुम कंसेक्यूटिव पेयर का डिफरेंस देखोगे, जैसे यहाँ 1 5 है तो इसका कंसेक्यूटिव डिफरेंस क्या आएगा? 4। 5 8 है तो इन दोनों का कंसेक्यूटिव डिफरेंस क्या आएगा? 3। क्योंकि यार यही इन्हीं सब का मिनिमम डिफरेंस ही तुम्हारा ऑल ओवरऑल का मिनिमम होगा। मानते हो कि नहीं? क्योंकि यार हम कंसेक्यूटिव का देख रहे हैं, तो हम उसके ये 1 और 8 क्यों ही देखें, क्योंकि ये हमेशा कंसेक्यूटिव से बड़ा ही होगा। तो मतलब हम क्या करेंगे सबसे पहले कि ये जो तुम्हारा स्टार्टिंग रेंज था इसे सॉर्ट कर देंगे। फिर तुम्हारा सारा रेंज सॉर्टेड हो जाएगा, सारा रेंज सॉर्टेड हो जाएगा। अब उसमें से कोई सा भी हम इंटीजर पिक करेंगे, तो हमको अब हमेशा कंसेक्यूटिव पेयर का डिफरेंस देखना होगा, और उन सभी में से जो मिनिमम देगा वो तुम्हारा जितना भी पेयर बन रहा होगा उन पेयर में से मिनिमम वैल्यू होगा। समझ रहे हो? कि हमेशा हम 1 5 भी देखेंगे, फिर 5 8 देखेंगे। ऐसा नहीं कि हम 1 और 8 भी देखने चले गए, क्योंकि 1 8 का डिफरेंस आता है 8। ऑब्वियस सी बात है कि हम इन दोनों का डिफरेंस देख लिए तो ये हमेशा उससे छोटा ही होगा, और हमेशा हमको मिनिमम से मतलब है। ठीक है? तो ये पहले बात समझ में आता है कि हम सॉर्टेड ऑर्डर में डाल देंगे, गिवन तुम्हारा पॉइंट जो भी है। ठीक है? अब बात आती है कि भैया ठीक है ये भी हम समझ गए, बट आंसर कैसे निकालेंगे? यू हैव टू मैक्सिमाइज द मिनिमम डिफरेंस, यू हैव टू मैक्सिमाइज द मिनिमम डिफरेंस। तो वो चीज हम कैसे निकालेंगे? तो वो चीज निकालने के लिए तुम बाइनरी सर्च इस प्रकार लगाओगे कि तुम मान के चलोगे चलोगे कि मेरा मिनिमम जो हम डिफरेंस है एनी टू पेयर का वो 0 मान के चलते हैं, और तुम्हारा जो हाई होगा मैक्सिमम डिफरेंस वो हम कुछ भी इन्फिनिटी मान के चलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम 10 to 15 मान लिए या कुछ भी तुम इन्फिनिटी मान लो, इट्स अपॉन द रेंज। आई थिंक यहाँ पे रेंज है तुम्हारा 10 to 9, तो तुम हाई को 2 × 10 9 मान सकते हो। ठीक है? तो हम फिर भी 10 / 15 मान लेते हैं फॉर ए केस इन्फिनिटी। ठीक है? अब हम बोल रहे हैं तुम इस पे बाइनरी सर्च लगाओ। ठीक है? बाइनरी सर्च हम इस प्रकार लगाएंगे कि मान के चलते हैं कि हम तुमको बोल रहे हैं कि मिनिमम डिफरेंस, अभी हम इन दोनों का मिड निकालेंगे पहले, लो प्लस हाई। बाइनरी सर्च में यही करते हैं ना, कि क्या करते हैं कि वाइल लो इज लेस देन इक्वल टू हाई, फिर हम मिड निकालते हैं, और मिड का वैल्यू क्या होता है? लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2। तो हम मान के चलते हैं तुम्हारा मिड अभी के लिए तुम्हारा मिड 3 आया। इस बात को ध्यान से सुनना, अभी के लिए मेरा मिड 3 आया, और ये तुम्हारे पास रेंजेस है। और हम पूछ रहे हैं कि क्या हम इन सभी रेंज में ऐसा इंटीजर पिकअप कर सकते हैं जिसके कारण मेरा डिफरेंस मिनिमम 3 रहे। इस बात को ध्यान से सुनना कि ये 3 रेंज में क्या हम इंटीजर इस प्रकार पिक कर सकते हैं ताकि डिफरेंस बिटवीन द पेयर ऑफ इंटीजर, द मिनिमम डिफरेंस बिटवीन द पेयर ऑफ इंटीजर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। क्या हम ऐसा इंटीजर पिक कर सकते हैं इन सभी रेंज में? तो चलो एक बार चेक करते हैं। तो हम एक चेक फंक्शन बनाएंगे, चेक फंक्शन बनाए, उसके अंदर गए। अब मेरे पास रेंजेस क्या है यहाँ पे? 0 2 3 5 6 8। अब तुम बताओ, हम तुमसे पूछना चाहते हैं कि तुम पहला रेंज में कौन सा इंटीजर चूज करोगे? ये जो पहला रेंज है इसमें कौन सा इंटीजर चूज करोगे? तो हम इसमें चूज करेंगे 2। क्यों भाई? 2 2 क्यों चूज करोगे? हम हमेशा चाहेंगे कि इसका पहला रेंज में हमेशा मिनिमम वैल्यू चूज करें। बोलो।
ताकि हम दूसरा रेंज में अगर 3 चूज करते हैं तो ये थोड़ा मैक्सिमाइज हो जाए। तो यहाँ से हमको क्या आइडिया लग रहा है कि हम पहला रेंज का इंटीजर हमेशा मिनिमम टू मिनिमम चूज करेंगे, दैट इज जीरो। मीन्स जो भी तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो हमेशा चूज करेंगे। तो यहाँ पे जीरो है तो जीरो चूज करेंगे। अब हम नेक्स्ट वैल्यू पे गए। तुमको मिनिमम डिफरेंस क्या बनाना है यहाँ पे? ये मिड है 3, तो मतलब मिनिमम तुमको एटलीस्ट 3 रखना है। तो हम ये जो प्रीवियस वैल्यू चूज की है उसमें हम 3 ऐड करेंगे, तो 0 प्लस 3 3 आ जाएगा। अब पूछेंगे कि क्या ये 3 इस रेंज में आ रहा है, 3 से 5 के रेंज में आ रहा है? तो हाँ यार आ रहा है 3 से 5 के रेंज में, तो मतलब ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। फिर हम नेक्स्ट इंडेक्स पे जाएंगे, मींस नेक्स्ट रेंज के पास जाएंगे, और इस 3 में हम ऐड कर देंगे +3, फिर से +3 ऐड करेंगे, क्योंकि तुमको मिनिमम मिड डिफरेंस क्या बनाना है 3। तो हम इस 3 में ऐड किए 3, तो ये बन गया 6। और हम पूछे कि क्या ये 6 इस रेंज में आ रहा है, 6 to 8 के रेंज में आ रहा है? हाँ यार आ रहा है। अब ऐसा भी केस हो सकता था कि तुम जब मिड टू लोगे तो यहाँ पे मे बी मान के चल रहे हैं कि 3 है, 3 प्लस 2 की 5 आया। अब हम बोलेंगे इस 5 को कि क्या तुम इस रेंज में आ रहे हो, 6 से 8 के रेंज में आ रहे हो? तो तुम बोलेगा नहीं नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब नो आंसर थोड़ी है कि ये 5 तुम्हारा 6 से भी छोटा है। दिस 5 इज इवन लेस देन तुम्हारा 6। तो मतलब तुम्हारा ये डिफरेंस 2 से बड़ा ही जा रहा है। तो तुम इसको अब अपडेट कर दोगे 6 से कि इसका हम मिनिमम 6 ले ही सकते हैं। बट वही तुम अगर यहाँ पे मिड तुम्हारा कुछ आई गेस 5 होता, मिड तुम्हारा 5 होता या फिर 6 होता, तो 3 प्लस 6 करोगे तो 9 आएगा। और इस चीज को देखोगे कि क्या ये 9 6 से 8 के बीच में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो हम देखेंगे ना कि ये क्या 8 से भी आगे चला जा रहा है क्या? अगर 8 से भी आगे चला जा रहा है तो मतलब ये 9 नहीं बना सकते। बट अगर ये तुम्हारा 9 6 से छोटा होता, जैसे यहाँ पे तुम्हारा 5 आया जो कि 6 से छोटा है, तब तो बना सकते हैं, क्योंकि इससे पता यही चलता है कि मिनिमम डिफरेंस हम 2 तो बना ही सकते हैं। 2 मिनिमम बना ही सकते हैं, क्योंकि 3 डिफरेंस है तो 2 तो बना ही सकते हैं। तो बस वही चीज तुमको यहाँ बाइनरी सर्च पे चेक करना है। ठीक है, बात तुम मेरा समझ रहे हो? तो यहाँ पे हम अभी मेरा मिड 3 था, मान के चलते हैं कि ठीक है यहाँ पे हम मिड 3 लिए तो उसके लिए हम ड्राइड इन कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा मिड 3 था, तो हम 0 से 3 पे आए, फिर 3 देखे कि क्या तुम 3 और 5 के बीच में आ रहे हो? हाँ यार आ रहे हैं। तो आगे बढ़े, तो 3 प्लस 3 किए तो 6 आया। फिर 6 के लिए पूछे कि क्या तुम 6 और 8 के बीच में आ रहे हो? हाँ आ रहे हैं। तो मतलब सारे के लिए ट्रू कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तो इसका मतलब हम मिड 3 बना सकते हैं। अब क्योंकि हम मिड 3 बना सकते हैं तो इसका मतलब क्या समझ रहे हो कि अब हमको एल को और बढ़ाना पड़ेगा। अब हमको एल को और बढ़ाना पड़ेगा, और यहाँ पे तुम्हारा एल मिड +1 हो जाएगा 4। और अब मान के चलते कि तुम्हारा एल जब अपडेट होकर 4 बना होगा, और अपडेटेड के लिए मिड तुम्हारा फिर से इस बार 4 आया, अपडेटेड के लिए मिड तुम्हारा 4 आया, तो हम चेक फंक्शन में भेजेंगे कि क्या हम 4 के लिए मिनिमम डिफरेंस 4 बना सकते हैं। तो फिर से वही चीज करेंगे कि पहला रेंज में तुम हमेशा मिनिमम वैल्यू लो, दैट इज 0। अब 0 में हम 4 ऐड करेंगे, तो 0 प्लस 4 तुम्हारा 4 आता है। फिर हम इस 4 को पूछेंगे कि क्या तुम सेकंड रेंज में लाई कर रहे हो? तो ये 3 से 5 में लाई कर रहा है, तो ठीक है, कंडीशन अभी के लिए ट्रू है। फिर हम 4 में ऐड करेंगे 4, तो 4 प्लस 4 तुम्हारा 8 होता है। फिर इस 8 से पूछेंगे क्या तुम इस रेंज में लाई कर रहे हो? अगर हम इस रेंज में लाई कर रहे हैं तो इसके लिए भी ट्रू होगा। फिर हम बाहर निकल जाएंगे और बोलेंगे कि क्या बोलेंगे कि इस 4 को हम मिनिमम डिफरेंस बना सकते हैं, और इसके लिए भी ट्रू हो जाएगा। तुम देख रहे हो कि ये मोनोटोनिक फंक्शन बन रहा है कि हम 0 के लिए ट्रू आए, 1 के लिए ट्रू आए, 2 के लिए ट्रू आए, 3 के लिए ट्रू आए, 4 के लिए ट्रू आए। अब जैसे ही तुम 5 के लिए आंसर पूछोगे तो एक बार मैं 5 के लिए भी तुमको ट्राई रन कर देता हूँ। सो जस्ट गिव मी सम टाइम। तो अगर मान के चलो तुम्हारा मिड आता है 5, तो चलो इसके लिए हम ड्राई रन करते हैं। तो पहला रेंज में हम सबसे मिनिमम वैल्यू लेंगे 0, फिर हम 0 में 5 ऐड करेंगे तो तुम्हारा वैल्यू बन जाएगा 5। हम पूछेंगे कि क्या ये 5 3 से 5 के बीच में लाई कर रहा है? हाँ यार लाई कर रहा है, आगे बढ़ेंगे। फिर हम 5 में ऐड करेंगे +5, तो ये वैल्यू बन जाएगा 10। फिर हम पूछेंगे कि क्या ये 10 6 से 8 के बीच में लाई कर रहा है? तो अब देखो तुम, ये 10 तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू से भी बड़ा हो गया, ये 8 से भी बड़ा हो गया, तो मतलब ये 10 लाई नहीं कर रहा है। तो इसके लिए डायरेक्ट हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। अगर मान के चलते हैं यहाँ पे ये 10 और यहाँ पे तुम्हारा जो रेंज है 6 8, ये 6 8 ना होके 11 से 12 होता, तो यार इसके लिए ट्रू रिटर्न करेंगे, क्योंकि ये 10 क्या बता रहा है कि हम मिनिमम 5 बना ही सकते हैं डिफरेंस। यही नहीं बता रहा है कि मिनिमम 5 डिफरेंस बना ही सकते हैं। क्योंकि तुम बोलेगा भैया तो ये 10 11 से 12 के बीच में लाई थोड़ी ना कर रहा है। तो यार नहीं लाई कर रहा है मतलब इसके पीछे लाई कर रहा है। तो हम बोल रहे हैं कि मिनिमम 5 बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। तो इसका मतलब तुम 6 यहाँ पे बना पा रहे हो, क्योंकि 5 + 6 11 बना सकते हो, तो मतलब 5 तो डिफरेंस तुम मान के चलो कि हाँ बना ही रहे हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो यही तुम इसी रेंज पे तुम बाइनरी सर्च लगाओगे और तुम्हारा जो भी ऑप्टिमल आंसर होगा वो तुम्हें ये रिटर्न कर देगा। तो बस दैट इज योर आंसर। और इसका अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखा जाए तो दैट इज नथिंग बट एन लॉग एन, एन लॉग ऑफ एन। और यहाँ पे लॉग एन, एन क्या होगा तुम्हारा जो तुम रेंज लिए होगे लो और हाई का। तो बस यही है तुम्हारा प्रॉब्लम में सोल्यूशन। एक बार मैं इसका तुम्हें कोड दिखाता हूँ, आई होप तुम्हें समझ में आएगा। सो लेट मी शो यू माई कोड। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल एन लिया हूँ, दैट इज नथिंग बट द साइज ऑफ योर स्टार्ट वेक्टर।
फिर ये तुम्हारा आंसर है जो फाइनली मैं रिटर्न करूंगा, आंसर जो भी मेरा ऑप्टिमल मैक्सिमाइज आंसर होगा। फिर मैं ये जो रेंज है तुम्हारा स्टार्ट वैल्यू, उसे मैं सॉर्ट कर दिया हूँ क्योंकि तुम्हें सॉर्ट करने पे ही वैल्यू मिलेगा। ठीक है, अब मैं मिनिमम लिया हूँ एल का रेंज, लो का रेंज 0, और मैक्सिमम हाई का रेंज लिया हूँ 10⁻15। यहाँ पे 2 × 10⁻9 भी लोगे तो चलेगा, बिकॉज मैं टेस्ट केस का कॉन्स्टेंट देखा था, तो लाइक ठीक है हम इन्फिनिटी ही लेके चलते हैं। अब मैं यहाँ पे बाइनरी सर्च लगाया हूँ कि वाइल लो इज लेस देन इक्वल टू आर, तो हम सबसे पहले मिड पूछेंगे कि मिड का वैल्यू क्या होगा, तो लो प्लस आर डिवाइड बाई 2। अब हम चेक कर रहे हैं कि क्या ये मिड बना सकते हैं, तो ये चेक फंक्शन में भेजेंगे। तो इस चेक फंक्शन में मुझे ये स्टार्ट वेक्टर भी भेजना पड़ेगा, ये डिफरेंस भी भेजना पड़ेगा, और ये मिड भी भेजना पड़ेगा। अगर ये ट्रू रिटर्न करता है तो मतलब ये मिड बना सकते हैं, तो आंसर में अपडेट कर देंगे सबसे पहले मिड, और हम आगे वाले रेंज के लिए आंसर पूछेंगे, दैट इज एल इक्वल टू मिड प्लस 1। और अगर ऐसा नहीं है तो हम आर को मिड माइनस 1 से अपडेट करके रिटर्न कर देंगे आंसर। अब एक बार मैं चेक फंक्शन दिखाता हूँ इसका। तो ये है तुम्हारा चेक फंक्शन जो इनपुट ले रहा है तुम्हारा स्टार्ट वेक्टर डी एंड द मिड। तो सबसे पहला वैल्यू तुम क्या लोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो तुम्हारा सबसे पहला रेंज था, दैट इज जो टेस्ट केस में हम बताए थे 0 से 2, तो हम इसका 0th वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्री प्री क्या बताएगा कि प्रीवियस वैल्यू क्या ले चुके हैं, तो प्रीवियस वैल्यू में तुम्हारा स्टार्ट ऑफ 0 होगा। ठीक है, अब हम इटरेट करेंगे गिवन स्टार्ट वेक्टर को फ्रॉम द इंडेक्स 1 टू n, मींस 1 टू द साइज ऑफ स्टार्ट वेक्टर। फिर हम करंट वैल्यू में रखेंगे प्रीवियस वैल्यू प्लस मिड, क्योंकि यार तुमको मिनिमम प्रीवियस वैल्यू प्लस मिड का डिफरेंस तो मेंटेन करके रखना पड़ेगा, तो हम करंट वैल्यू में इसे रखें। और हम पूछेंगे कि अगर करंट वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू स्टार्ट ऑफ 5, जैसे हम बताए थे कि अगर रेंज से ही छोटा हो जाएगा तो मतलब उतना मिनिमम डिफरेंस तो हम बना ही सकते हैं। तो वही चीज हम चेक किए कि इफ करंट इज लेस देन इक्वल टू स्टार्ट ऑफ 5, तो तुम प्री को अपडेट करोगे किससे, प्री प्लस मिड से ही नहीं, अब तुम्हारा प्री हो जाएगा गिवन रेंज का स्टार्टिंग वैल्यू। तो प्री को अपडेट कर दिया स्टार्ट ऑफ आई से, क्योंकि यार तुम्हारा करंट स्टार्ट ऑफ आई से भी छोटा था। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो मतलब तुम्हारा करंट जो है स्टार्ट ऑफ आई से तो बड़ा या बराबर है, यहाँ से देखा, तो हम पूछेंगे कि क्या तुम्हारा करंट स्टार्ट ऑफ आई और स्टार्ट ऑफ आई प्लस डी मीन उस रेंज में आ रहा है ना। अगर ऐसा आ रहा है तो प्रीवियस को फिर से अपडेट कर देंगे करंट से, और अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो डायरेक्टली हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। इसे यही इसलिए रिटर्न करेंगे फॉल्स क्योंकि इससे यही पता चलेगा कि तुम्हारा जो करंट है वो स्टार्ट ऑफ आई प्लस डी से भी ज्यादा बड़ा हो गया, तो मतलब गिवन रेंज में हम करंट पिकअप कर ही नहीं सकते। तो फाइनली ये चीज तुम्हारा चेक कर देगा कि गिवन मिड हम बना सकते हैं या नहीं बना सकते। अगर बना सकते हैं तो रिटर्न करेगा ट्रू, अगर नहीं बना सकते तो यहीं पे रिटर्न कर देगा फॉल्स। फिर फाइनली तुम यहाँ से सारा केसेस तुम चेक करोगे, और ये तुम्हारा सारा केसेस आंसर में अपडेट हो जाएगा, और तुम फाइनली अपडेट कर दोगे आंसर, दैट इज रिटर्न आंसर। सो दिस वाज द लॉजिक बिहाइंड द प्रॉब्लम बी। Now I would like to move to the next problem, that is problem C, reach end of array with maximum score। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में तुम्हें बोल रखा है कि यू विल बी गिवन एन एरे नम्स ऑफ लेंथ n। ठीक है, अब तुमको मैक्सिम आंसर को मैक्सिमाइज करना है। आंसर क्या है कि स्टार्टिंग इंडेक्स तुम्हारा 0 है, और तुम इस 0 से कोई सा भी इंडेक्स j पे जंप कर सकते हो, सच दैट द कॉस्ट ऑफ जंपिंग विल बी नथिंग बट j माइनस आई मल्टीप्लाई बाई नम्स ऑफ i, and you have to finally reach to the last index of the array, that is the index n-1। और तुम्हें ये जो जितना भी कॉस्ट लगा, दैट इज द टोटल स्कोर, उस चीज को तुम्हें मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, यू हैव टू रिटर्न द मैक्सिमम पॉसिबल टोटल स्कोर बाय द टाइम यू रीच द लास्ट इंडेक्स। अब तुम बोलेगा कि भैया प्रॉब्लम बी में बोले कि जब भी मिनिमम हो या मैक्सिमम हो तो तुम सोचना बाइनरी सर्च या फिर डीपी, तो यहाँ पे क्या हम ये चीज सोच सकते हैं, तो हम ऐसा नहीं बोल रहे तुम सोचो, बट एक काउंटर क्वेश्चन आएगा ना कि अगर हम बाइनरी सर्च सोच रहे हैं तो क्या कोई मोनोटोनिक फंक्शन दिख रहा है, या अगर हम डीपी सोच रहे हैं तो क्या इस चीज को हम डीपी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे तुम डीपी कर सकते हो, बट यहाँ पे कांस्टेंट काफी ज्यादा है, लाइक तुम्हारा एन का कांस्टेंट है 10⁻5, तो यहाँ पे डीपी लग नहीं से रहा। इसलिए लग नहीं से रहा है, तुम बोलेगा कि भैया 10⁻5 में तो डीपी लगा सकते हैं, बट तुम्हें प्रीवियस स्टेट भी रखना पड़ेगा ना कि तुम प्रीवियस कौन सा इंडेक्स पिक किए थे। अगर तुम करंट इंडेक्स को पिक करने जाओगे तो इस चीज का तुम्हें डाटा रखना पड़ेगा ना कि प्रीवियस कौन सा इंडेक्स को पिक कर रहे हो, तो एक प्रीवियस रह जाएगा। अब प्रीवियस थोड़ा कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, तो वो भी थोड़ा एन तक चेंज होगा, 0 से n तक साइज ऑफ दी नम्स एरे। और तुम्हारा करंट इंडेक्स भी तुम चेंज कर रहे हो, तो तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर तुम इस चीज को डीपी से करोगे तो एन स्क्वायर चला जाएगा। नाउ यू हैव टू थिंक समवॉट ऑप्टिमल सोल्यूशन फॉर इट। तो क्यों ना अब हम कुछ ग्रीडी टाइप सोचे। ठीक है, तो पहले मैं बता देता हूँ कि लाइक ये टेस्ट केस के लिए कि ये टेस्ट केस में तुम्हारा आंसर कैसे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा नम्स है, तुम्हारा नम्स वेक्टर है 1 3 1 एंड 5। ठीक है, ठीक है, और तुम्हारा इसके लिए आंसर निकाला है 7। ये कैसे निकाला है, ये इस प्रकार निकाला है कि तुमको डायरेक्टली बोल दिया है कि हम द फर्स्ट जंप टू इंडेक्स 1 एंड देन जंप टू द लास्ट इंडेक्स। मतलब ये बोल रहा है कि हम सबसे पहले अगर इसको इंडेक्सिंग कर देते हैं 0 1 2 3, तो हम पहले फर्स्ट इंडेक्स पे जंप करेंगे यहाँ से यहाँ, तो इसका कॉस्ट कितना होगा, तो j माइनस आई मल्टीप्लाई बाई ए ऑफ आई नम्स ऑफ आई, तो तुम्हारा 1 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाई नम्स ऑफ 0 दैट इज 1।
प्लस अब यहाँ से डायरेक्ट बोल रहा है कि तुम लास्ट इंडेक्स पे जंप कर दो, तो इसके लिए भी आंसर क्या होगा, जे माइनस आई मल्टीप्लाई बाय नम्स ऑफ आई, तो यहाँ पे जे था 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय नम्स ऑफ आई दैट इज 3। तो तुम इसका जब आंसर कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा तुम्हारा 1 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज 6, और इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी 1 प्लस 2 इंटू 3 दैट इज 6, तो 1 प्लस 6 तुम्हारा आंसर हो जाता है 7, और यही तुम्हारा आंसर 7 आउटपुट होगा, ठीक है। तो एक चीज तो पहले पता है कि हम इसको डीपी से कर सकते थे, डीपी से ऐसे कर सकते थे कि मान के चलो कि हम फंक्शन में भेजते हैं कि हम प्रीवियस इंडेक्स कौन सा लिए, क्योंकि तुमको बोल रखा है कि हमेशा तुम जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करना, तो हम भेजेंगे यहाँ पे कि हम जीरो इंडेक्स पे हैं अभी। अगर तुम प्रीवियस इंडेक्स अगर तुम जीरो ले लेते हो तो यही होगा ना कि तुम अब करंट इंडेक्स वन पे रहोगे, करंट इंडेक्स तुम्हारा वन पे रहेगा, और हम पूछेंगे कि क्या जो करंट इंडेक्स वन है इसे हम ले, अगर हम लेते हैं तो आंसर में क्या क्या ऐड ऑन करेंगे, तो दैट इज नथिंग बट जो करंट इंडेक्स ले रहे हैं और जो तुम्हारा प्रीवियस इंडेक्स होगा उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे वैल्यू ऑफ दैट इज नम्स ऑफ प्रीवियस इंडेक्स के साथ, जीरो के साथ। अब हम आगे फंक्शन में क्या भेजेंगे, अब तुम्हारा प्रीवियस इंडेक्स बन जाएगा वन, प्रीवियस इंडेक्स बन जाएगा तुम्हारा वन, और उसके बाद वाला इंडेक्स से हम आंसर पूछेंगे, उसके बाद वाला इंडेक्स से आंसर पूछेंगे, ठीक है, दैट इज टू। बट तुमको नहीं लगता कि लाइक यहाँ पे तुम्हारा दोनों वैल्यू चेंज हो रहा है, एक तो प्रीवियस चेंज हो रहा है, फिर ये तुम्हारा करंट चेंज हो रहा है, तो मतलब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारा चला जाएगा एन स्क्वायर, एंड इट विल गोइंग टू गिव यू टीएलई। अब जब भी तुम्हें टीएलई दे तो तुम सोचो कि लाइक कैन वी थिंक इट ग्रीडली, कि क्या यहाँ पे कुछ ग्रीडली हो रहा है, कोई सा भी चीज, तो चलो एक बार हम ग्रीडली सोचते हैं कि यहाँ पे ग्रीडली क्या हो रहा है। सो लेट मी राइट इट हेयर, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। तो तुमको ये कंफर्म करके बोल रखा है कि तुम्हारा स्टार्टिंग इंडेक्स हमेशा जीरो होगा, तुम्हारा स्टार्टिंग इंडेक्स हमेशा जीरो होगा। तो यहाँ से तुम खुद सोचो कि तुम्हारा स्टार्टिंग इंडेक्स जीरो होगा तो तुम नम्स ऑफ जीरो को मल्टीप्लाई करोगे, नम्स ऑफ जीरो को तुम मल्टीप्लाई करोगे, और यहाँ पे तुम्हारा नम्स ऑफ जीरो क्या है, वन है, वन को तुम मल्टीप्लाई करोगे, अब किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, तुम खुद सोचो किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हम नम्स ऑफ जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम आगे गए एक लेंथ तो एक लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम दो लेंथ गए तो इसका मतलब क्या समझ रहे हो कि हम दो लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वही है ना कि इस चीज को हम दो लिख देंगे, बोलो वही है ना, इस चीज को हम दो लिख देंगे, तो हम एक लेंथ दो लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम दो लेंथ के साथ साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आगे फिर क्या ऐड करेंगे, आगे हम यही ऐड करेंगे कि अब जो नेक्स्ट वैल्यू आया होगा दैट इज एट इंडेक्स टू, अगर हम दो लेंथ आगे गए तो नेक्स्ट वैल्यू जो आया होगा दैट इज टू, उस इंडेक्स टू, तो नम्स ऑफ टू दैट इज वन को मल्टीप्लाई करेंगे अब उसके आने वाले आगे के वैल्यू के साथ, दैट इज अब यहां से हम एक अगर जाते हैं तो एक ऐड ऑन करेंगे, अगर वही दो इंडेक्स आगे और होता है तो हम प्लस वन फिर से करते हैं, समझ रहे हो इस बात को। तो यहाँ पे एक हम तुमको मस्त चीज दिखाना चाहते हैं कि एक्चुअली में क्या हो रहा है, कि तुम अभी स्टार्ट कर रहे हो नम्स ऑफ जीरो से, मीन्स जीरो इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हो जिसका वैल्यू वन है। अगर हम एक आगे जाते हैं, अगर हम बस एक इंडेक्स आगे गए, इस बात को ध्यान से सुनना कि अगर हम एक इंडेक्स आगे गए यहाँ पे, तो तुम अपने नम्स ऑफ जीरो डेट इज वन में मल्टीप्लाई कर रहे हो वन, वही अगर हम दो इंडेक्स आगे जब गए यहाँ से यहाँ तक गए, जीरो से लेकर डायरेक्ट वन तक गए, तो तुम एक्स्ट्रा इसमें ऐड किए वन, मतलब वन इंटू वन, वन इंटू वन प्लस फिर से वन इंटू वन ही किए, क्योंकि ये तो वही है ना कि वन इंटू टू डायरेक्टली इस चीज को हम इस प्रकार लिख रहे हैं वन इंटू वन प्लस वन इंटू वन। अब तुम अगर यहाँ ध्यान से देखोगे, लेट मी राइट इट विथ रेड पेन, अगर तुम यहाँ ध्यान से देखोगे कि हम बोलते कि हम यहीं एक जंप मारेंगे, तो यहाँ पे एक अगर जंप मारे तो तुम्हारा वैल्यू हुआ वन इंटू वन। अब ये चीज तुम पे डिपेंड करता है कि हम वही प्रीवियस वैल्यू से आगे जाएं, जो तुम्हारा नम्स ऑफ जीरो था उसी वैल्यू से हम आगे जाएं, या तो फिर उसी वैल्यू से आगे जाएं, या तो फिर हम यहाँ से चेंज कर लिए अपना वैल्यू, तो हमको किस चीज में फायदा होगा। तो यहाँ से अब तुम खुद सोचो कि अगर हम प्रीवियस वैल्यू से ही आगे जाएंगे तो जो तुम्हारा प्रीवियस वैल्यू तुम ले चुके होगे दैट इज नम्स ऑफ जीरो जिसमें वन था, उस चीज में अगर आगे जाओगे तो फर्दर तुम वन ही ऐड करोगे अपने आंसर में। वही हो रहा है ना कि यहाँ नम्स ऑफ जीरो को तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे देखो अच्छा से नम्स ऑफ जीरो को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि अगर हम आगे एक लेंथ गए तो एक ऐड करेंगे, वही अगर हम दो लेंथ आगे गए तो इसी नम्स ऑफ जीरो को फिर से एक से ऐड करेंगे। तो हम देखो प्रीवियस वैल्यू को ही पहले हम जीरो के साथ ऐड किए, मीन्स वन लेंथ के साथ ऐड किए, फिर हम आगे गए, अगर हम मानते हैं कि हम नम्स ऑफ जीरो को ही एज इट इज रखेंगे तो फिर से हम नम्स ऑफ जीरो को ही अपने आंसर में ऐड करेंगे, समझ रहे हो इस बात को। वही अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि हम एक ही बार बस ऐड करेंगे, लेट मी राइट इट हियर, कि हम एक ही बार बस ऐड किए इन नम्स ऑफ जीरो जो था तुम्हारा वन, इसको हम जब इंडेक्स वन तक गए वहीं पे ऐड किए, तो नम्स ऑफ जीरो इंटू वन तुम्हारा नम्स ऑफ जीरो ही रह जाएगा, नम्स ऑफ जीरो ही रह जाएगा, और यहाँ पे तो नम्स ऑफ जीरो का वैल्यू वन है। अब हम जैसे ही इंडेक्स वन पे पहुंचे तो वहां हम वैल्यू देख लिए थ्री, वहां हम वैल्यू देख लिए थ्री, तो हम पूछेंगे कि क्या ये थ्री इज ग्रेटर देन नम्स ऑफ जीरो। ध्यान से सुनना, हम यहां से गए और मल्टीप्लाई किए, एक हम वन रेंज तक लिए, मीन्स जीरो से वन तक ही कूदे,
जीरो से वन तक ही हम गए, तो नम्स ऑफ जीरो को हम मल्टीप्लाई किए ये वन लेंथ तक, तो नम्स ऑफ जीरो एज इट इज ऐड हो जाएगा। अब हम यहाँ पे जब जैसे ही पहुंचे तो हम इसका वैल्यू देखें तो उसका वैल्यू था 3। तो अब ये चीज तुम पे डिपेंड करता है, अब तुम यहाँ 3 से कंटिन्यू करना चाहते हो आगे, या फिर यही वन जो तुम्हारा वैल्यू था उससे कंटिन्यू करना चाहते हो आगे। तो तुमको दिखेगा कि 3 इज ग्रेटर देन 1, तो हम यहाँ अब 3 से कंटिन्यू करना चाहेंगे आगे। समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं, कि अब हम 3 से कंटिन्यू करना चाह रहे हैं आगे। तो अब हम प्रीवियस वैल्यू में जो तुम्हारा नम्स ऑफ जीरो वन था उसको हम चेंज कर देंगे 3 से, कि अब हम 3 से कंटिन्यू करना चाहेंगे आगे। तो हम 3 से कंटिन्यू करना चाहेंगे आगे, तो हम आंसर में ऐड ऑन कर देंगे 3 का वैल्यू। तो हम आंसर में ऐड ऑन कर दिए 3 का वैल्यू, एटलीस्ट हम वन तो वैल्यू लेंगे ही ना, एक तो कूदेंगे ही आगे। तो हम आंसर में ऐड कर दिया 3, तो 1 + 3। अब फिर से हम आगे गए, तो मैं कुछ ज़्यादा ही गंदा कर दिया वहाँ पे, लेट मी राइट इट हियर, कि 1 था, फिर 3 था, फिर 1 था, 5 था, 0 1 2 3, ठीक है। तो हम सबसे पहले 1 तो लेना ही था, तो एक लेंथ तो तुमको लेना ही पड़ेगा, जहाँ पे तुम हो वहां से एक लेंथ तो लेना ही पड़ेगा। तो हम नम्स ऑफ जीरो लिए एक लेंथ, तो हम अपने फाइनल आंसर, ये तुम्हारा आंसर है फाइनल आंसर, यहाँ पे ऐड ऑन किए 1। अब हम जैसे ही आगे गए, तो अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम जो प्रीवियस वैल्यू ली है दैट इज 1, उसी चीज को कंटिन्यू करना चाहते हो, या उस चीज को रोक के यहाँ से आप नया वैल्यू से कंटिन्यू करना चाहते हो, ठीक है। तो हम देखें कि प्रीवियस वैल्यू मेरा 1 था, 1 से हम कंटिन्यू करेंगे तो तुम्हारे आंसर में जस्ट 1 इंक्रीमेंट होगा। वही अगर हम यहाँ से तोड़ के 3 से इंक्रीमेंट करना चाहेंगे तो तुम्हारे आंसर में ऐड ऑन हो जाएगा 3, क्योंकि मिनिमम यहाँ से आप जंप करेंगे एक लेंथ, तो एक लेंथ तो लेना ही पड़ेगा 3। तो 3 ऐड ऑन किए, फिर हम आगे गए और आगे देखें इंडेक्स 2 पे तुम्हारा वैल्यू है 1। अब यहाँ से बात आता है कि यहाँ से अब हम नया वैल्यू उससे कंटिन्यू करें, दैट इज 1 से कंटिन्यू करें, या हम प्रीवियस वैल्यू जो था 3 उसी से कंटिन्यू करें। तो बेसिक बात है हम प्रीवियस वैल्यू से ही कंटिन्यू करना चाहेंगे। क्यों कंटिन्यू करना चाहेंगे, क्योंकि 1 इज लेस देन 3। जो तुम्हारा इंडेक्स 2 पे वैल्यू है 1, वो तुम्हारा प्रीवियस वैल्यू 3 से छोटा है, तो हम प्रीवियस वैल्यू से ही कंटिन्यू करना चाहेंगे। तो इसमें हम फर्दर ऐड कर देंगे 3। क्यों 3 ऐड करेंगे, क्योंकि हम ये यहाँ पे थे और इसी 3 को कंटिन्यू करना चाहेंगे, तो यहाँ से हम फर्दर एक इंडेक्स आगे चले जाएंगे, तो हम ऐड ऑन कर दिए 3। अब यहाँ से तुम कहीं आगे नहीं जा सकते हो, तो ये आंसर तुम आउटपुट कर देना, दैट इज 1 + 3 + 3 दैट इज 7। बात समझे। हम इस चीज को पहले कैसे एनालाइज किए, शुरू से आते हैं पहले, कि सबसे पहले हम देखें कि हाँ किसी चीज को मुझे मैक्सिमाइज करना है तो हम डीपी सोच सकते हैं। बट हम डीपी करने गए तो वहां पे हमें दे दिया टीएलई, बिकॉज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारा जा रहा था n²। फिर हमको दिखा कि कुछ ग्रिडली कर सकते हैं क्या, कुछ तो होगा ट्रिक इसमें। फिर हमको दिखा कि अरे यार हम तो एक्चुअली में जहां पे इंडेक्स पे हैं, जिस इंडेक्स पे वैल्यू है उस चीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपने आगे वाले लेंथ की ओर से, मीन्स जितना लेंथ हम आगे जा रहे हैं उतना से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हम क्यों ना हम तोड़ तोड़ के जाएं, कि पहले एक इंडेक्स जाए, फिर 2 इंडेक्स जाए, फिर 3 इंडेक्स जाए। बात तो वही है ना कि डायरेक्ट तुम 3 इंडेक्स जाओ, इट्स बेटर कि तुम एक एक इंडेक्स आगे जाओ, कि हम 1 को एक इंडेक्स आगे भेजेंगे। फिर जहां हम गए वहां से देखें कि क्या हम यहां से अब स्टॉप करके तुमको हम नया वैल्यू लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं। हम तुमको तभी लेंगे जब तुम्हारा वैल्यू प्रीवियस वैल्यू से बड़ा होगा, तभी तो हमको फायदा मिलेगा। जैसे ये तुम्हारा 1 से स्टार्ट किए थे, तो हम यहाँ पे 3 तभी ले रहे थे जब ये 3 इज ग्रेटर देन 1 था, समझे। तो हम फिर 3 से कंटिन्यू करना चालू कर दिए, तो 1 ऐड हुआ था आंसर में, फिर 3 ऐड हुआ आंसर में, फिर हम आगे गए, फिर 1 आया। तो हम इसको तभी लेंगे जब हम प्रीवियस वैल्यू से बड़ा होंगे, बट यहाँ पे बड़ा नहीं था, तो हम एज इट इज 3 कंटिन्यू कर दिए। तो यहाँ पे 3 कंटिन्यू हो गया, तो तुम्हारा आंसर आ गया 7। बस यही तुम्हारा लॉजिक था। तो एक बार मैं इसका कोड दिखाता हूँ, कोड तो काफी इजी है इसका। सो लेट मी शो यू माई कोड हेयर। तो दिस वाज योर कोड। तो कोड देखोगे तो 2 लाइन का कोड है, कि सबसे पहले ये तुम्हारा लॉन्ग लॉन्ग एंस जीरो वेरिएबल है जिसको हम इनिशियलाइज कर दिए जीरो से। ये तुम्हारा प्रीवियस वैल्यू है जो बताता है कि प्रीवियस वैल्यू हम जीरो लिए हैं मान के। तुम यहाँ पे प्रीवियस वैल्यू को नम्स ऑफ जीरो से भी इनिशियलाइज कर सकते थे, और यहाँ पे फिर तुम इटरेशन 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बट ठीक है, इसको एक जनरलाइज बनाने के लिए हम जीरो स्टार्ट कर दिए थे। फिर हम जीरोथ इंडेक्स पे हैं और देखें कि नम्स ऑफ आई इज ग्रेटर देन प्रीवियस इंडेक्स, प्रीवियस वैल्यू सॉरी, क्योंकि प्रीवियस वैल्यू यहाँ जीरो है, तो नम्स ऑफ आई इज ग्रेटर देन प्रीवियस वैल्यू। तो तुम प्रीवियस वैल्यू को नम्स ऑफ आई से अपडेट कर दो और आंसर में इंक्रीमेंट कर दो, मीन्स आंसर को एड ऑन कर दो प्रीवियस वैल्यू से, ठीक है। फिर ये आगे की ओर जाएगा, तो जैसे वहां पे 1 था 3 था, तो 1 अभी आ चुका होगा तुम्हारे आंसर में, फिर 3 है। तो हम देखें कि क्या 3 तुम्हारा प्रीवियस वैल्यू दैट इज 1 से बड़ा है क्या। अगर बड़ा है तो प्रीवियस वैल्यू को फिर से अपडेट कर दो तुम्हारा नम्स ऑफ आई से। तो 3 प्रीवियस वैल्यू में 1 था, उसको हम अपडेट कर दिए 3 से, और आंसर में इंक्रीमेंट कर दिए, मींस आंसर में ऐड ऑन कर दिए 3 वैल्यू। तो 1 + 3 अब 4 बन गया। फिर से तुम आगे जाओगे तो वहां पे तुम्हारा 1 था, जैसे हम टेस्ट केस में बताए थे। तो हम प्रीवियस वैल्यू तुम्हारा 3 था और तुम्हारा करंट वैल्यू 1 है, तो हम एज इट इज 3 रखना चाहेंगे। तो यहाँ पे इफ कंडीशन में नहीं जाएगा और आंसर में ऐड ऑन हो जाएगा 3, तो 4 + 3 7 बन जाएगा और हम रिटर्न कर देंगे 7। बस यही था तुम्हारा कोड 2 लाइन का। सो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क इन अ कमेंट सेक्शन, and if you find this video helpful then please like it, subscribe it, and also share to your those friends who have any doubt in this 3 problem, ठीक है। और इस कोड को मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा so that you can access it easily. Now let's move to the last problem, that is problem D, maximum number of move to kill all pawns, ठीक है। तो चलो डिस्कस करते हैं सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट, देन वी विल मूव टू इट्स सॉल्यूशन।
सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज प्रॉब्लम डी, दैट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ मूव्स टू किल ऑल पॉन्स। ठीक है, तो इसमें ये बोल रखा है कि देयर आर टू प्लेयर एलाइस एंड बॉब। अब कंडीशन ये दे रखा है कि तुम्हें एक चेस बोर्ड दिया होगा, उसमें कुछ एन नंबर ऑफ पॉन्स दिए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एन का काउंट्स आई गेस तुम्हारा एन का वैल्यू है 15 तक, तो यहाँ से तुम कुछ आइडिया लगा सकते हो लाइक डीपी, बिटमास्क डीपी, कुछ ऐसा। बट ठीक है, उसके बारे में हम बाद में बताएंगे, बट अभी के लिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं कि तुम्हारा एन नंबर ऑफ पाउंड्स दिया होगा जिसका पोजीशन तुम्हें इस वेक्टर में दिया होगा 1,1 2,2 3,3। ठीक है, अब ये इनिशियल पोजीशन ऑफ नाइट दिया हुआ है तुम्हें। अब दो प्लेयर था, दैट इज एलाइस एंड बॉब। एलाइस चाहता है कि हम कोई एक ऐसा पाउंस चूज करें जिसे हम गिवन पोजीशन से मारे, बट वो हमेशा वो पोजीशन वाला पाउंस चूज करेगा जिसे वो मैक्सिमम मूव में मार सकता है। बट वहीं बॉब क्या चाहता है कि हम ऐसा पाउंस चूज करेंगे जिसे हम मिनिमम नंबर ऑफ मूव में किल करेंगे, मींस उसे वहां से हटाएंगे। ठीक है, तो मतलब अब बोथ प्लेयर वांट टू प्ले ऑप्टिमली, क्योंकि एलाइस को नंबर ऑफ मूव्स बढ़ाना है, वहीं बॉब को नंबर ऑफ मूव्स डिक्रीज करना है। ठीक है, यहाँ पे तुम अगर पढ़ेगा दैट एलाइस इज ट्राइंग टू मैक्सिमाइज द सम, दैट इज द नंबर ऑफ मूव्स, while Bob tries to minimize them, then you have to return what will the maximum value of the total number of move. अगर both player will play optimally, you have to return what will be the maximum number of moves that will get after playing this game optimally by the both player. ठीक है, तो ये था तुम्हारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो अब हम डिस्कस करेंगे लाइक कि तुम पहले इसको कैसे सोचोगे। तो यहाँ इसका सोल्यूशन से मूव ऑन करने से पहले मैं तुम्हें बताऊंगा कि जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम मिले उसका तुम पहले कांस्टेंट देखना, क्योंकि यार तुम्हें ये प्रॉब्लम तो पहले हार्ड है, तो यहाँ से तुमको कांस्टेंट से दिमाग आएगा कि लाइक हम क्या लगा सकते हैं। अब कांस्टेंट कुछ ज्यादा होगा तो हम उस डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा ना कुछ, बट यहाँ पे कांस्टेंट का वैल्यू तुम देखोगे तो तुम्हारा बोर्ड का साइज है 50x50। ठीक है, तुम्हारा पोजिशन वेक्टर जो दिया हुआ है उसका लेंथ है तुम्हारा 15। ठीक है, ऑल पोजिशंस आर यूनिक, ये भी दे रखा है। अब फाइनली तुमको मैक्सिमम आंसर बताना है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम के लिए तुम्हें बिट मास्किंग डीपी आना चाहिए। आई गेस कि मैंने प्रीवियस लीड कोड का सोल्यूशन एक डाला था जिसमें बिट मास्किंग डीपी भी थोड़ा बताया था। तो चलो, अगर नहीं भी आता तो ठीक है, मैं रिकर्सिव सोल्यूशन बताऊंगा तो तुम्हें काफी आइडिया लग जाएगा कि लाइक हाउ आई एम अप्रोचिंग दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि तुमको यहाँ से आइडिया आ रहा होगा कि अगर एलाइस कोई भी पोजीशन पे है और उसे कोई डेस्टिनेशन पोजीशन पे जाना है तो मिनिमम नंबर ऑफ मूव कितना लगेगा वो तो मुझे निकाल के रखना पड़ेगा, प्री कंप्यूट करके रखना पड़ेगा। तुम बोलेगा भैया ऐसा क्यों, प्री कंप्यूट क्यों करेंगे? क्योंकि यार तुम जब जब आंसर निकालोगे तो उस टाइम के लिए तुम हर बार कैलकुलेट तो आंसर नहीं करोगे कि यहाँ मेरा सोर्स, यू कैन से सोर्स पॉइंट है और यहाँ पे डेस्टिनेशन पॉइंट है। तो इस चीज के लिए हम प्री कंप्यूट पहले से करके रखेंगे ना, कि मान के चलो हम अगर बोलते हैं कि एलाइस अभी 0 0 पे है, उसे पहुंचना है कुछ 2,3 पे, तो उसके लिए मिनिमम मूव कितना लगेगा, तो उसे क्यों ना हम पहले से प्री कंप्यूट कर ले। अगर एलाइस यहाँ पे 10x10 पे है, ठीक है, और बोब पाउंड, कोई भी पाउंड जो है मीन्स नाइट का मूव 10x10 पे है, अभी नाइट का पोजीशन, और पाउंस तुम्हारा है 1x1 पे, तो मिनिमम मूव कितना लगेगा वहां तक पहुंचने में, तो ये सारा चीज हम पहले से प्री कंप्यूट करेंगे। तो इस चीज का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना लगेगा प्री कंप्यूट करने में, मीन्स अगर हम एक मिनिमम मूव पहले पहले तो बताओ मेरे को कि साइज कितना जाएगा। अगर मिनिमम मूव 2D 4D वेक्टर बनाते हैं तो उसका साइज जाएगा तुम्हारा 50x50x50x50। ठीक है, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना लगेगा इस मिनिमम मूव 4D वेक्टर को भरने में। तो सिंपली जितना इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है उतना ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे रखेंगे कि ये तुम्हारा सोर्स एक्स होगा, ये तुम्हारा सोर्स वाई होगा, ये तुम्हारा डेस्टिनेशन एक्स होगा और ये तुम्हारा डेस्टिनेशन वाई होगा। जैसे कि कोई मेरे से पूछता है कि मिनिमम मूव 10x10x1x2, तो ये क्या बताएगा, ये 10x10 ये बताएगा कि तुम्हारा नाइट जो था एक्चुअली 10x10 पे है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा नाइट है और यहाँ पे तुम्हारा डेस्टिनेशन पॉइंट है, मींस यहाँ पे पाउंस रखा होगा 1x2 पे। अब तुम 10x2 से 1x2 जाने में कितना मिनिमम मूव लगाओगे, ये चीज तुम पहले से प्री कंप्यूट करके रख लो। तो मतलब तुम मिनिमम मूव 50x50x50x50 पहले से बना के रख लो। अब आती है बात कि भैया ये बनाएंगे कैसे? सिंपल बीएफएस। भैया मुझे बीएफएस आता ही नहीं है, तो यार ये तुम एटलीस्ट पढ़ लो, बिकॉज ग्राफ में तुम्हें बीएफएस डीएफएस डायस्ट्रा ये 3 टॉपिक तो आना ही चाहिए, साथ ही साथ यूनियन फाइंड भी पढ़ लेना तो काफी अच्छा है। तो इस चीज को हम करने के लिए बीएफएस यूज करेंगे और पहले से प्री कंप्यूट करके रखेंगे। तो एक बार मैं दिखाता हूँ तुमको लाइक कि मैंने बीएफएस कैसे लगाया था। लेट मी फर्स्ट इरेज दिस ऑल।
तो मैं यहाँ पे, ये तुम्हारा क्वेश्चन था, यहाँ पे ये तुम्हारा मेन मैक्स मूव फंक्शन है जहाँ से तुम्हारा सारा क्वेश्चन कॉल हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो कोड है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस चीज में मैं प्री कंप्यूट किया हूँ मिनिमम मूव्स, कि मेरा अगर सोर्स कोऑर्डिनेट दिया हो, डेस्टिनेशन कोऑर्डिनेट दिया हो, तो मिनिमम मूव कितना लगेगा टू रीचिंग फ्रॉम सोर्स कोऑर्डिनेट टू डेस्टिनेशन कोऑर्डिनेट। अब तुम बोलेगा कि भैया ये काउंटर वाउंटर क्या लगाए, तो यार इस चीज को, ये प्री कंप्यूटेशन तुम्हें बस एक बार करना है, क्योंकि यार तुम जब कोड फोर्सेस कॉन्टेस्ट देते हो तो उसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ टेस्ट केस दिया होता है, और हर एक टेस्ट केस के लिए तुम आंसर कैलकुलेट करते हो। तो ये चीज तो एक ही बार यूज करना पड़ेगा ना, मीन्स एक ही बार बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज थोड़ी ना बदलने वाला है कि तुमको 50 क्रॉस 50 ग्रिड मैट्रिक्स दिया हुआ है, सोर्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, डेस्टिनेशन कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो हर एक टेस्ट केस के लिए ये आंसर थोड़ी ना बदलेगा कि सोर्स से डेस्टिनेशन जाने में कितना मूव लगेगा, क्योंकि नाइट का मूव तो सिमिलर होता है कि वो क्रॉस में चलता है, मीन्स 2 क्रॉस 1 में क्रॉस में चलता है हमेशा। तो ये चीज तो कॉमन होगा हर एक टेस्ट केस के लिए, तो इस चीज को हम बस एक बार कैलकुलेट करेंगे। तो इसलिए हम इस चीज को डिफाइन किए ग्लोबली। मैं कॉन्टेस्ट के टाइम क्या गलती किया था एक बार, कि ये चीज ग्लोबली में फंक्शन के जस्ट बाहर डिफाइन किया था, मीन्स ये जो यहां से ना डिफाइन करके मैं इस चीज को यहां डिफाइन कर दिया था। बट इट स्टिल गिव यू टीएलई, बिकॉज लीड कोड का क्या कंडीशन है कि वो हर एक टेस्ट केस कॉल करता है यूजिंग अ क्लास, ये क्लास मेथड से कॉल करता है, तो तुमको ये ग्लोबली बाहर बनाना पड़ेगा, ताकि हर एक टेस्ट केस के लिए ये फिर से ना कैलकुलेट करके इसे बनाने लगे, ठीक है। तो साथ ही साथ एक काउंटर रखा हूं कि ये जीरो बता रहा है कि अभी ये मिनिमम मूव मेरा नहीं बना है। जैसे ही मेरा काउंटर 1 हो जाएगा तो मतलब ये मिनिमम मूव बन चुका है, तो हम मेन फंक्शन के अंदर आएंगे और देखेंगे कि अगर काउंटर जीरो है तो ये मिनिमम मूव को तुम पहले बना दो, और बनाने के बाद काउंटर को 1 कर देना, ताकि हर एक टेस्ट केस के लिए ये दोबारा ना बनाए। अब यहाँ मिनिमम मूव हम बना के चले हैं, उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो देखो, हम पहले लूप चलाए हैं 0 से लेकर 50 तक, फिर अनदर लूप चलाए हैं 0 से लेकर 50 तक। तो ये सोर्स एक्स है, ये सोर्स वाई है, मीन्स सोर्स कोऑर्डिनेट है ये दोनों। अब इस सोर्स कोऑर्डिनेट से हम बीएफएस स्टार्ट करेंगे। तो एक हम विजिटेड वेक्टर भी बनाए हैं 50 क्रॉस 50 का, कि जहां हम विजिट कर चुके हैं उसको हम दोबारा ना करेंगे विजिट। तो मिनिमम मूव ऑफ सोर्स एक्स सोर्स वाई, और डेस्टिनेशन भी सोर्स एक्स सोर्स वाई ही रहे, तो उसका मिनिमम मूव जीरो होगा, वो तुमको भी पता है। फिर विजिटेड ऑफ सोर्स एक्स सोर्स वाई को हम 1 कर देंगे। अब हम क्यू बनाए हैं क्योंकि हम बीएफएस लगाना चाहते हैं, क्यू में पुश करेंगे एस ऑफ एक्स एस ऑफ वाई को। अब हम यहाँ से बीएफएस कर रहे हैं कि गिवन सोर्स कोऑर्डिनेट से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, वहां के लिए मेरा आंसर अपडेट करो, ठीक है। तो वाइल क्यू डॉट साइज, तुम्हारा करंट एक्स है क्यू डॉट फ्रंट डॉट फर्स्ट, करंट वाई है क्यू डॉट फ्रंट डॉट सेकंड, ठीक है। अब हम क्यू में वो कोऑर्डिनेट जो सोर्स कोऑर्डिनेट था उसे हम वहां से निकाल के हम हर एक डायरेक्शन में जाएंगे, क्योंकि नाइट टोटल 8 डायरेक्शन में जा सकता है। क्योंकि यार लेट मी राइट इट हियर, यहाँ पे अगर मान लो तुम्हारा नाइट है तो ये तो एक यहाँ जा सकता है इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, सिमिलरली यहाँ से एक एक इस डायरेक्शन में, फिर यहाँ इस डायरेक्शन में, फिर सिमिलरली ये तुम्हारा टोटल 8 मूव में टोटल 8 डायरेक्शन कवर अप कर लेगा। तो वही चीज हम यहाँ टोटल 8 डायरेक्शन में इसे मूव ऑन करके देख रहे हैं कि वो कहाँ कहाँ जा सकता है, और वो 8 डायरेक्शन में यहाँ एक वेक्टर में पहले से रख चुका था, ठीक है। तो यहाँ से हम अपडेटेड एक्स निकाले, मींस कोऑर्डिनेट निकाले कि डेस्टिनेशन कोऑर्डिनेट अपडेटेड क्या क्या बनेगा, और फिर देख रहे हैं कि वो कंडीशन में फुलफिल कर रहा है कि नहीं। कंडीशन क्या है कि वो ग्रिड के अंदर ही है ना, बाहर तो नहीं जा रहा है। तो वही चीज हम देख रहे हैं कि इफ अपडेटेड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, it is less than equal to 50, similarly updated y is greater than equal to 0, less than 50, and visited of updated x updated y अगर 0 है, तब तुम ये कोऑर्डिनेट को पिकअप करो और उसका यू कैन से मूवमेंट में 1 इंक्रीमेंट कर दो। किसके साथ, जो तुम्हारा सोर्स कोऑर्डिनेट था, जैसे तुम्हारा यहाँ सोर्स कोऑर्डिनेट पे है और तुम अपडेटेड एक्स अपडेटेड वाई पे पहुंचे हो, तो तुम्हारा इसका मूवमेंट कितना आएगा, 1 प्लस मूवमेंट ऑफ करंट एक्स करंट वाई। तो वही चीज हम मिनिमम मूव ऑफ एस एक्स एस वाई अपडेटेड एक्स अपडेटेड वाई में हम वैल्यू असाइन कर दिए 1 प्लस मिनिमम मूव ऑफ एस एक्स एस वाई करंट एक्स करंट वाई। समझ रहे हो इस बात को, कि हम स्टार्ट किए थे करंट एक्स करंट वाई से और जा रहे हैं अपडेटेड एक्स अपडेटेड वाई में, तो उसमें तो एक मूवमेंट तो बढ़ेगा ही, तो इस चीज को हम वहां पे अपडेट कर दिए। फिर क्यू में इसे पुश बैक करेंगे, ठीक है, और विजिटेड बना देंगे अपडेटेड एक्स और अपडेटेड वाई को, ठीक है। तो इस तरह तुम्हारा मिनिमम मूव बन चुका होगा। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन इस प्रॉब्लम में यही था, क्योंकि तुमको उसी चीज का तो जरूरत है कि तुम सोर्स कोऑर्डिनेट से डेस्टिनेशन कोऑर्डिनेट कैसे पहुंच रहे हो। तो ये मेरा बन गया। तो मतलब मेरा 25% जो इस प्रॉब्लम का टास्क था वो कंप्लीट हो चुका है। अब बाकी का 75% हम कैसे करेंगे उस पर अब हम डिस्कस करते हैं। तो मैं ये बोल रहा हूं कि सबसे पहले मान के चलो, लेट मी मेक द ग्रिड, कि सबसे पहले नाइट तुम्हारा यहाँ है कुछ 0,1 पे, नाइट तुम्हारा यहाँ है, और इस नाइट को तुम्हें भेजना है। तुम्हारे पास पाउंड, एक यहाँ P1 है पाउंड, एक यहाँ P2 है पाउंड 2, एक यहाँ P3 है पाउंड 3। तो हम यहाँ से सारा केस देखेंगे ना। अभी तुम्हारा पहला मूव एलाइज चलेगा, फर्स्ट मूव एलाइज चलेगा,
और एक और बात, ये प्रॉब्लम तो ना बिटमास्क डीपी तो लगेगा ही लगेगा, साथ ही साथ गेम थ्योरी भी लगेगा। गेम थ्योरी क्या, कि एलाइस चल रहा है तो एलाइस हमेशा मैक्सिमम मांगेगा आंसर, और बोब का जब टर्न आएगा तो बोब हमेशा मिनिमम आंसर मांगेगा। तो इस चीज को कहते हैं गेम थ्योरी, ठीक है। बट कुछ लाइक हार्ड नहीं है, इजी है, कि तुम जब रिकर्सिव फंक्शन में जा रहे हो तो तुम टर्न देखोगे कि एलाइस का टर्न है या बोब का टर्न है। एलाइस का टर्न है तो तुम सिंपली मैक्सिमम मांगो इस रिकर्सिव फंक्शन से, अगर बोब का टर्न है तो तुम मिनिमम मांगो। साथ ही साथ हम बिटमास्क डीपी इसलिए रख रहे हैं ताकि ये बताएगा कि हम P1 पाउंड को ले चुके हैं या नहीं ले चुके हैं, P2 पाउंड को ले चुके हैं या नहीं ले चुके हैं, P3 पाउंड को ले चुके हैं या नहीं ले चुके हैं। अगर लिए भी हैं तो किस ऑर्डर में लिए हैं, तो सारा ऑर्डर भी तो चेक करना पड़ेगा जो तुम्हें मैक्सिमम आंसर दे एलाइस के लिए और सिमिलरली मिनिमम आंसर दे बॉब के लिए। जैसे अगर मान लो एलाइस के लिए मैक्सिमम आंसर होता है कि पहले वो P2 लेता, उसके बाद P3 लेता, फिर P1 लेता। तो ये सारा केस देखना पड़ेगा। तो इस चीज के लिए जब ऑर्डर मैटर करे, हम बताए थे प्रीवियस वीडियो में भी बिटमास्क का, कि ये ऑर्डर मैटर करे जब भी, तो तुम वहां पे बिटमास्क डीपी सोचना, बिट मास्किंग करना, ठीक है। तो यहाँ पे हम यही बोल रहे हैं कि हमेशा एलाइस चलेगा सबसे पहले, और एलाइस क्या करेगा, रिकर्सिव फंक्शन में भेजेगा कि मेरा सोर्स कोऑर्डिनेट ये दोनों है 0,1। अब 0,1 के लिए इसको हम इनिशियलाइज कर दिए कि टोटल नंबर ऑफ पाउंड है तुम्हारा 15, उसमें एक इंक्रीमेंट कर देंगे, ये स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ एलाइस मींस स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट ऑफ नाइट, ठीक है। स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट ऑफ नाइट, इसमें हम एक इंक्रीमेंट कर देंगे इस 15 में। तो जो भी तुम्हारा यहाँ पे पाउंड का कोऑर्डिनेट होगा उसमें एक्स्ट्रा आ जाएगा नाइट का कोऑर्डिनेट, फिर प्लस पाउंड का कोऑर्डिनेट P1 प्लस P2 प्लस P3, ठीक है। अब यहाँ पे नाइट होगा, अब जब भी कोई भी नाइट किसी भी पाउंड को मारेगा तो वो नाइट उस पाउंड का कोऑर्डिनेट ले लेगा। बोलो लेगा कि नहीं लेगा। तो मतलब हमको यहां से ये दिख जाएगा कि मेरा मैक्सिमम रिकर्सन सोल्यूशन जाएगा 2 to the power 16। 16 क्यों, क्योंकि 15 तो नंबर ऑफ पाउंड था और इसमें एक और इंक्रीमेंट कर दिए हैं नाइट का पोजीशन, जो इनिशियली एलाइस नाइट से खेल रहा होगा उसका पोजीशन, तो टोटल 2 to the power 16। और 2 to the power 16 में एक हम रखे हैं टर्न, जिसको हम बोल रहे हैं फ्लैग, कि किसका टर्न है, एलाइस का टर्न है या बोब का टर्न है। तो 2 to the power 16 इंटू टर्न, जिसका साइज 2 है। और साथ ही साथ हम गिवन पाउंड को भी वो कर रहे हैं, लाइक विजिटेड देख रहे हैं कि क्या तुम विजिटेड हो, अगर नहीं हो तो हम तुमको विजिट करके देखेंगे कि क्या मैक्सिमम आंसर बन रहा है या बोब के लिए क्या मिनिमम आंसर बन रहा है। तो इसके लिए हम फर्दर 15 इटरेट करेंगे, तो ये टोटल ओवर तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाएगा, ठीक है। और डीपी का साइज कितना रहेगा, सिमिलरली 2 to the power 15 इंटू 2 इंटू 15, ये 15 बताएगा कि लास्ट वाला पाउंड किसको मारे थे, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि अभी एलाइस 0,1 पे है, तो वो जाएगा रिकर्सिव फंक्शन में और हर एक पॉसिबिलिटी देखेगा कि अगर हम पहले इसको मारते हैं या पहले P2 को मारते हैं या पहले हम P3 को मारते हैं तो मेरा मैक्सिमम आंसर क्या बनेगा। तो P2 को मारेंगे तो हम बिट मास्क में इसको विजिटेड बना देंगे कि P2 मेरा विजिटेड हो चुका है, अब P सॉरी P1 मेरा विजिटेड हो चुका है, अब P2 और P3 को मार के देखो कि मेरा मैक्सिमम आंसर क्या आता है। तो मैक्सिमम आंसर अब किससे पूछेंगे, तो नेक्स्ट टर्न आ जाएगा बॉब का। अब बॉब बोलेगा कि अब तो बस P2 P3 बचा है, तो हम इस बार P3 को मारेंगे और बोलेंगे कि मिनिमम आंसर क्या होगा, क्योंकि ये गेम थ्योरी का प्रॉब्लम है। तो एक बार मैक्सिमम और एक बार मिनिमम, इस तरह अल्टरनेट तुम्हारा चलते रहेगा। तो एक बार मैं इसको कोड से समझाता हूँ, क्योंकि यार देखो जब क्वेश्चन बड़ा हो जाता है तो उसको तुम सब प्रॉब्लम में तोड़ो और उसको कोड से ही तुम्हें अच्छा से समझ में आ पाएगा कि लाइक एक्चुअली क्या हो रहा है। बट इसका प्री रिक्विजिट है कि तुम्हें बिटमास्क डीपी आना चाहिए, एटलीस्ट बिटमास्क डीपी आना चाहिए। तो देखो एक बार मैं इसका कोड दिखाता हूँ कि जब हम मिनिमम मूव 2D वेक्टर बना चुके थे उसके बाद हम क्या किए, उसके बाद हम अपडेटेड पोजीशन बनाए। ऐसा क्यों, क्योंकि पोजीशन में टोटल पाउंड्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, उसमें हम क्या बोले थे एक इंक्रीमेंट कर दो नाइट का पोजीशन स्टार्टिंग में ही। तो हम स्टार्ट में सबसे पहले अपडेटेड पोजीशन वेक्टर बनाए हैं, उसमें हम नाइट का पोजीशन पहले रख लिए हैं, फिर जितना भी पोजीशन था तुम्हारा पाउंड का वो सब हम अपडेटेड पोजीशन में पुशबैक कर लिए हैं, ठीक है। अब ये हम बिटमास्क बनाए हैं, 1 से इनिशियलाइज किए। 1 से इनिशियलाइज क्यों किए हैं, क्योंकि तुम्हारा जीरोथ पोजीशन जो तुम्हारा अपडेटेड पोजीशन वेक्टर है, इसका जीरोथ पोजीशन पे तुम्हारा कौन था, नाइट था। उस नाइट को तो तुम विजिट कर ही चुके हैं, क्योंकि एलाइस वहीं से स्टार्ट कर रहा है, तो वो विजिट हो चुका है। तो मतलब हम बिटमास्क में 2 to the power 0 को विजिट मान के चल रहे हैं, मीन्स बना दिए उसको, विजिटेड बना दिए। तो 2 to the power 0 क्या होता है 1, तो 1 को हम विजिटेड बना दिए, तो बिटमास्क में तुम्हारा 1 विजिटेड बन जाएगा, तो वो इनिशियलाइज ही हो जाएगा 1 से, ठीक है। हम फिर से बोल रहे हैं कि अगर बिटमास्क डीपी नहीं आता तो वो तुम एक बार देख लेना। अब मेरा बिटमास्क बन गया, इनिशियलाइज हो गया 1 से। अब मैक्सिमम साइज ऑफ बिटमास्क कितना जा सकता है, तो जितना साइज ऑफ अपडेटेड पोजीशन वेक्टर होगा, मींस नंबर ऑफ पाउंड्स प्लस 1 का साइज होगा, माइनस 2 पावर साइज ऑफ अपडेटेड पोजीशन -1, तो वही चीज मेरा मैक्सिमम बिटमास्क साइज हो जाएगा। क्योंकि मेरा ये बिटमास्क जब मैक्सिमम बिटमास्क साइज के बराबर हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि सारा पाउंड्स को हम मार चुके हैं, अब जो भी आंसर है सारा रिटर्न कर दो, ठीक है। ये थोड़ा डीपी का साइज है, डीपी का साइज कितना होगा, दैट इज नथिंग बट द साइज ऑफ दिस अपडेटेड पोजीशन वेक्टर कोमा मैक्सिमम बिटमास्क डीपी का साइज 2 to the power जो भी है तुम्हारा कोमा 2, ये 2 क्या है, टर्न बताएगा कि एलाइस का टर्न है या बॉब का टर्न है। अब ये फंक्शन से हम आंसर मांग रहे हैं, इस फंक्शन में हम क्या क्या भेजे, अब देखो
कि लास्ट पोजीशन कौन सा लिया है। ये जो अपडेटेड पोजीशन में नाइट कहाँ था, जीरोथ इंडेक्स पे, तो वही बताएगा कि जीरोथ इंडेक्स पे अभी मेरा नाइट है, जो लास्ट पोजीशन वहां पे मारा होगा, तो नाइट तो वही है, वहीं पे किसी को मारा होगा, भले ही स्टार्टिंग में किसी को नहीं मारा, बट हम मान के चले कि चलो ठीक है, नाइट का पोजीशन जहां पे था वो जीरोथ इंडेक्स पे है इस अपडेटेड पोजीशन वेक्टर में। ये बिटमास्क है, ये बताएगा कि कौन कौन सा हम पाउंड को मार चुके हैं, ठीक है। ये तुम्हारा वन है, वन बता रहा है कि अभी एलाइस का टर्न है, जीरो बताएगा कि अभी बॉब का टर्न है। ध्यान से सुनना, अब हम अपडेटेड पोजीशन वेक्टर साथ ही साथ यहाँ भेजें, और ये मैक्सिमम बिट मास्क साइज है। अब ये बस फंक्शन समझ लो, बस इजी है तुम्हारे लिए ये प्रॉब्लम। फाइनली जो भी ये फंक्शन रिटर्न करेगा उसे हम रिटर्न कर देंगे आंसर में, और आंसर को फाइनली रिटर्न कर रहे हैं। तो ये फंक्शन को एक बार मैं दिखाता हूँ, ये फंक्शन हम कैसे बनाएं। ये फंक्शन भी काफी छोटा ही है, कि सबसे पहले हम देख रहे हैं कि सारा पाउंस मर चुका है क्या। तो सारा पाउंस मर चुका है, मतलब बिटमास्क का साइज मैक्सिमम साइज ऑफ बिटमास्क के बराबर अगर हो गया है, तो मतलब सभी को हम विजिटेड कर दिए हैं, और रिटर्न कर दो जीरो। और अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है, तो हम पहले नाइट का पोजीशन देखेंगे कि नाइट का पोजीशन क्या है। तो नाइट का पोजीशन कहाँ था, लास्ट टेकन इंडेक्स में, क्योंकि ये पोजीशन में मेरा सारा पोजीशन है, कहाँ कहाँ पाउंड है, किस किस पाउंड को मार चुके होंगे, तो वो चीज बिटमास्क में होगा। और करंट नाइट किस पोजीशन पे है, वो चीज मेरा लास्ट लास्ट टेकन इंडेक्स पे होगा। तो लास्ट टेकन इंडेक्स हम जीरो भेजे थे, क्योंकि जीरो पे ही हम नाइट का पोजीशन रखे थे। तो ये तुम्हारा सोर्स एक्स सोर्स वाई बताएगा कि मेरा सोर्स कोऑर्डिनेट क्या है। तो पोजीशन ऑफ लास्ट टेकन इंडेक्स जीरो, ये तुम्हारा सोर्स एक्स होगा। पोजीशन ऑफ लास्ट टेकन इंडेक्स वन, ये तुम्हारा सोर्स वाई होगा। फिर हम डीपी में पूछ रहे हैं कि पहले से मेरा डीपी में आंसर तो नहीं है ना, अगर आंसर है तो फिर से क्यों कैलकुलेट करें। इस चीज को हम मेमोराइज करके डीपी में पहले से रख दिए। तो वही चीज हम देखें कि डीपी ऑफ लास्ट टेकन इंडेक्स, और जो तुम्हारा बिटमास्क है, और साथ ही साथ ये फ्लैग है। फ्लैग क्या है, ये तुम्हारा टर्न बता रहा है कि एलएस का टर्न है या बॉब का टर्न है। ये हम पहले से प्री कंप्यूट किए हैं, तो रिटर्न कर दो ये आंसर पहले से ही। इफ एक्स नॉट इक्वल टू -1, तो रिटर्न कर दो। और अगर ऐसा नहीं है तो आंसर निकालो। तो अगर ऐसा नहीं है तो हम देखें कि इफ फ्लैग इज इक्वल टू 1, तो मतलब वो एलाइस का टर्न होगा। अगर फ्लैग अगर 1 है तो एलाइस का टर्न है। तो हम एक आंसर वेरिएबल बनाए हैं जिसको इनिशियलाइज किए हैं जीरो से। अब एलाइस हमेशा तुम चाहता क्या है कि हम मैक्सिमम आंसर मांगे, तो वो सारा पॉसिबिलिटी देखेगा, तो पोजीशंस वेक्टर को इटरेट करेगा। ये जो पोजीशन वेक्टर भेजे थे हम, वहां भेजे थे अपडेटेड पोजीशन, बट यहाँ पे हम अपडेटेड पोजीशन को रीनेम करके पोजीशन बना दिए हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि इस पोजीशन वेक्टर में हम देख लेते हैं कि क्या पॉन पहले से मर तो नहीं चुका है। तो बिट वैल्यू पहले उसको 2 पावर आई से असाइन करके देख लिया कि अगर बिट मास्क एंड बिट वैल्यू जीरो है तो मतलब वो अनविजिटेड है, अगर नहीं है तो मतलब वो पहले से हम उसको मार चुके हैं, विजिटेड बना चुके होंगे। तो अगर जीरो है तो मतलब वो अनविजिटेड है। तो हम डेस्टिनेशन एक्स और डेस्टिनेशन वाई निकाल रहे हैं। तो डेस्टिनेशन एक्स डेस्टिनेशन वाई कहाँ होगा, पोजीशन ऑफ आई कोमा जीरो में, पोजीशन ऑफ आई कोमा वन में, ठीक है। और आंसर को हम अपडेट कर रहे हैं, आंसर इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ आंसर कोमा मिनिमम मूव। ये ऐड करना पड़ेगा क्योंकि तुम स्टार्ट कहाँ से किए थे, तुम्हारा सोर्स क्या था, सोर्स था तुम्हारा लास्ट टेकन इंडेक्स। तो वो चीज हम सोर्स एक्स सोर्स वाई में रख लिए थे। अब तुम वहां से जा रहे हो डायरेक्ट इस पाउंड को मारने के लिए, जो ith पाउंड है। इस पाउंड का डेस्टिनेशन क्या है, डेस्टिनेशन एक्स डेस्टिनेशन वाई। तो तुम इस चीज का आंसर किसके पास होगा, तो जो हम प्री कंप्यूट किए थे ये मिनिमम मूव में। तो मिनिमम मूव ऑफ सोर्स एक्स सोर्स वाई डेस्टिनेशन एक्स डेस्टिनेशन वाई प्लस, अब हम फंक्शन में क्या पूछेंगे, अब मेरा जो है लास्ट टेकन इंडेक्स कौन बन चुका होगा। तो मेरा लास्ट टेकन इंडेक्स ये इंडेक्स आई बन चुका होगा, ये जो हम अभी लिए हैं ये इंडेक्स आई को बिटमास्क में हम और कर देंगे। ये जो करंट बिटमास्क को हम अपडेट किए हैं क्योंकि ये विजिटेड बन गया है, तो जो तुम्हारा प्रीवियस बिटमास्क होगा उसके साथ हम और कर देंगे, या तुम ऐड भी कर दो, बात बराबर है कि हम उसको विजिटेड बना दिए। फ्लैग को हम 1 था तो जीरो बना देंगे, मींस यहाँ पे हम पास करेंगे जीरो। तो इस चीज को हम पास करने के लिए फ्लैग मींस 1 एक्सोर 1 होता है तुम्हारा जीरो, जीरो एक्सोर 1 1 बन जाता है। तो वही चीज हम किए हैं, फ्लैग एक्सोर 1 कर दिए। फिर तुम्हारा एज इट इज ये पोजीशन वेक्टर होगा, मैक्सिमम साइज ऑफ बिटमास्क होगा, और ये डीपी होगा। तो ये कब होगा, जब एलाइस का टर्न होगा। एलाइस अब हर एक पॉसिबिलिटी में मैक्सिमम मांगना चाहेगा। वहीं जब बॉब का टर्न होगा तो बॉब क्या करेगा कि पहले से इनिशियलाइज कर देते हैं आंसर को इन्फिनिटी 1 to the power 9। अब वो चाहेगा कि जो जो विजिटेड नहीं है उसमें सेम चीज जो एलाइस मांगा था सेम चीज करेगा, बट वो उसमें से मिनिमम मांगना चाहेगा। क्योंकि यार ये गेम थ्योरी का प्रॉब्लम है कि एलाइस चाह रहा है मैक्सिमाइज करे, बोब चाह रहा है मिनिमाइज करे। तो हम दोनों का पॉसिबिलिटी देखेंगे ना कि एलाइस का टर्न तो वो मैक्सिमम मांगेगा, बोब का टर्न है तो वो मिनिमम मांगेगा। तो बोब अब मिनिमम मांगेगा उससे आंसर, फिर जो भी आंसर आएगा अपडेट होके वो सारा तुम्हारा आंसर में अपडेट हो जाएगा, और फाइनली हम आंसर रिटर्न कर देंगे यहाँ पे दोनों केस में। तो बस यही थोड़ा लॉजिक था इस प्रॉब्लम के पीछे। आई होप ये थोड़ा हार्ड प्रॉब्लम है, इसे तुम समझने का ट्राई करो। ये प्रॉब्लम उस लोगों के लिए डिफिकल्ट होगा जिसे बिटमास्क डीपी नहीं आता होगा कि लाइक बिटमास्क डीपी में क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। तो एक बार तुम बिटमास्क डीपी सिंपली पढ़ लो कहीं से, और प्रीवियस कॉन्टेस्ट का सोल्यूशन में भी मैं बताया था बिटमास्क डीपी, उसे मैं अच्छा से वहां समझाया भी था कि बिटमास्क डीपी कहाँ से तुम करो और कैसे करो। और मैं एक लिंक भी डाल दूंगा कि बिटमास्क डीपी तुम कहाँ से प्रैक्टिस करना। तो चलो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। अभी भी कुछ भी डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछो, आई विल श्योरली रिप्लाई यू। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट, एंड ऑल्सो शेयर टू योर दोस्त फ्रेंड्स हु हैव एनी डाउट इन दिस प्रॉब्लम। So I will upload this code in a description for the problem day. So thank you. Have a nice day.